नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों अभिप्रेरणा से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इन 60 प्रश्नों को छांटने में। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 60 प्रश्न में उसमें आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है। यहाँ पर मोटिवेशन शब्द का अर्थ होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को ही दोस्तों इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस शब्द मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है। यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं, आपका स्तर चेक कर सकते हैं। इन 60 प्रश्नों में अभी तक आपने जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो पढ़ाई की है, तो यहाँ पर आप आपका स्तर भी चेक कर सकते हैं। तो अंत में बताइएगा कि इन 60 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है, तो राइट आंसर होगा हमारा मूवियर। याद रखिएगा, जो अभिप्रेरणा शब्द है इसको इंग्लिश में हम मोटिवेशन कहते हैं और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या फिर मोवियर से हुई है। याद रखिएगा, यहाँ पर मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये लैटिन भाषा से हुई है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को कहा गया है, क्या कहा गया है। अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ कहा गया है, अनिवार्य स्थिति कहा गया है, सीखने का मुख्य कारक कहा गया है या फिर ये सभी कहा गया है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ भी कहा गया है, अनिवार्य स्थिति भी कहा गया है और सीखने का मुख्य कारक भी कहा गया है अभिप्रेरणा को। तो राइट आंसर हमारा ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या फिर नियमित करने की प्रक्रिया है। यह किसके द्वारा कहा गया, मैकडूगल के द्वारा, गुड के द्वारा, स्टाउट के द्वारा या फिर रेवर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ गुड के द्वारा कहा गया। इंपॉर्टेंट है, गुड के द्वारा कहा गया कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या फिर नियमित करने की प्रक्रिया है, यह गुड द्वारा कहा गया। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर होगा हमारा जो अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन से, पहला होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। याद रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, मैकडूगल के, गुड के, स्टाउट के या फिर रेवर के। सरल सा प्रश्न है, जहाँ तक मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत दिया गया था वो मैकडूगल द्वारा दिया गया था और उन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, तो पता होना चाहिए। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है मैकडूगल ने। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं। अभी हमने जाना कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब आपको यहाँ पर बताना है अब्राहम मास्लो के बारे में कि इन्होंने अभिप्रेरणा को कितने प्रकारों में बताया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर होगा हमारा 2। जैसे कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, वैसे ही अब्राहम मास्लो ने भी अभिप्रेरणा को 2 ही प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। याद रखिएगा, यदि प्रश्न में पूछे कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब्राहम मास्लो के बारे में पूछे तो इन्होंने भी अभिप्रेरणा के 2 ही प्रकार बताए हैं, लेकिन एक जन्मजात बताया है और दूसरा अर्जित अभिप्रेरणा बताया है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यहाँ किसका कथन है। इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैकडूगल का है, गुड का है, स्किनर का है या फिर युंग का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यहाँ कथन स्किनर का है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मास्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरणा बताए हैं, जन्मजात और अर्जित। अब आपको यहाँ पर थॉमसन के बारे में बताना है कि उन्होंने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं, 1, 2,
3 या फिर 4। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि इन्होंने भी 2 ही प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। याद रखना है, यदि साधारण तौर पर पूछा जाए कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सकारात्मक और नकारात्मक। यदि मास्लो के अंतर्गत पूछे तो उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन के बारे में पूछे तो उन्होंने भी अभिप्रेरणा के 2 ही प्रकार बताए हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यहाँ किसका कथन है? सभी कथन यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ किसका कथन है। क्रेच व क्रेचफील्ड का है, वुडवर्थ का है, मॉर्गन का है या फिर युंग का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा क्रेच व क्रेचफील्ड का। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यहाँ कथन क्रेच व क्रेचफील्ड का है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गेरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कितने प्रकार किसने क्या बताए हैं। वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, डबल से इस वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता ना पड़े। शुरू में कितने प्रकार बताए अभिप्रेरणा के? 2 बताए हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। मास्लो ने कितने बताए हैं? इन्होंने भी 2 बताए हैं, जन्मजात और अर्जित। उसके बाद में थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा के 2 ही प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? स्वाभाविक और कृत्रिम। अब आपको यहाँ पर बताना है कि गेरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3। याद रखिएगा, गेरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। गेरेट के बारे में पूछा जाए तो उन्होंने 3 अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हल ने दिया, फायड ने, मेस्लो ने या फिर केप्सन ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फायड ने। जो अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो फायड द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। यहाँ पर जन्मजात पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, आकांक्षा, निंद्रा या फिर भूख। तो यहाँ पर देखिए प्यास, निंद्रा और भूख ये तीनों ही जन्मजात अभिप्रेरक है। यहाँ पर आकांक्षा ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया। सभी सिद्धांत जो भी यहाँ पर सिद्धांत लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया अभिप्रेरणा का? कर्ट लेविन द्वारा, शेल्टन द्वारा, मेस्लो द्वारा या फिर कॉकमैन द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कर्ट लेविन द्वारा। जो अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया गया वो कर्ट लेविन द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। किसके अनुसार? मैकडूगल के, केप्सन के, स्किनर के या फिर युंग के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा युंग के। युंग के अनुसार अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है। किसके द्वारा दिया गया प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत? हल के द्वारा, फायड के द्वारा, मेस्लो के द्वारा या फिर केप्सन के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हल के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हल है। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसने कहा है कि अभिप्रेरणा का जो तात्पर्य होता है वो सजीव प्रयास होता है। युंग, वुडवर्थ, मेस्लो या फिर एविरल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एविरल। एविरल ने कहा है कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, यह कहलाती है। यहाँ क्या कहलाती है? अभिक्षमता, अभिवृद्धि, अभिप्रेरणा या फिर अभिरुचि। तो राइट आंसर होगा हमारा अभिप्रेरणा। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं या फिर वहाँ अभिप्रेरणा कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है? यहाँ किसके द्वारा कहा गया? मैकडूगल के, केप्सन के, स्किनर के या फिर यूंग के? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मैकडूगल के। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? सरल सा है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ड्रेवल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेस्लो का सिद्धांत पर आधारित है। जो मेस्लो का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? भावनाओं पर, इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर या फिर कार्यों पर? तो राइट आंसर होगा मेस्लो का सिद्धांत आवश्यकताओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवश्यकताओं पर आधारित है। और इनमें ही आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है वो मेस्लो द्वारा ही दिया गया है। इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे आपको। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है, फायर ने दिया है, मेस्लो ने दिया है या फिर मैकडूगल के द्वारा दिया गया है? इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्रणोद का सिद्धांत दिया गया है वो हल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हल के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। किसका होता है? संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का या फिर चिंतन का? सरल सा प्रश्न है। शायद मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध संवेग का होता है। किसका होता है? संवेग का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। यहाँ पर एक विशेषता आपको बतानी है, केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है या फिर केवल कलाकारों में? जो मूल प्रवृत्ति पाई जाती है वो सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है या फिर शीघ्र सीखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक। इससे बालक शीघ्र सीखता है। किस प्रकार सीखता है? शीघ्र सीखता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर प्रोत्साहन, आवश्यकताएं और प्रबल प्रेरणा ये तीनों ही प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है, प्रभावपूर्ण बनाता है, अधिक उपयोगी बनाता है, प्रभावहीन बनाता है या फिर कुछ नहीं कह सकते? पुरस्कार और दंड के बारे में पूछा गया है कि यहाँ अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है, तो ये प्रभावहीन बनाता है। चाहे वो पुरस्कार हो या फिर दंड हो, ये दोनों ही अधिगम को क्या बनाते हैं? प्रभावहीन बनाते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इंपोर्टेंट कथन है, आपको बताना है किसका है। मेलवी का है, मैकडूगल का है, स्किनर का है या फिर सुरेश भटनागर का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यह कथन मैकडूगल का है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा आवश्यक है, गलती निकालना, आलोचना करना या फिर नकारात्मक व्यवहार करना? तो राइट आंसर होगा किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। किसका अभ्यास कराना चाहिए बालकों को? संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का या फिर आत्मानुभूति का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आत्म नियंत्रण का। याद रखिएगा, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को आत्म नियंत्रण का अभ्यास कराना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैक्लेलैंड के द्वारा दिया गया, हल, हुक या फिर मैकडूगल इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मैक्लेलैंड। याद रखिएगा, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था वो मैक्लेलैंड द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का पक्ष कौन सा नहीं है? आवश्यकता, दबाव, ड्राइव या फिर प्रोत्साहन। तो राइट आंसर होगा दबाव। दबाव अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं होता है, बाकी आवश्यकता, ड्राइव और प्रोत्साहन ये तीनों ही अभिप्रेरणा के पक्ष है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक आवश्यकताओं को रिक्त स्थान आवश्यकता से भी जाना जाता है। किस आवश्यकता से जाना जाता है? दैहिक, मनोदैहिक, सामाजिक या फिर मनोसामाजिक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्राथमिक आवश्यकता है इसको दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो प्रक्षेपण विधि है इसके द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? चेतन मन का, अचेतन मन का, बुद्धि का या फिर सृजनात्मकता का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अचेतन मन का। याद रखिएगा, जो प्रक्षेपण विधि है इसके द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में आगे बताऊंगा। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने, फायड ने, मेस्लो ने या फिर मैकडूगल ने। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है, शारीरिक सिद्धांत कहा जाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत कहा जाता है या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया कि आवश्यकता का सिद्धांत मेस्लो द्वारा दिया गया है और उसी को आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का, तर्क से हैं, चिंतन से हैं, बोध से हैं या फिर विवेक से हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से हैं जो अधिगम का, बोध से हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर मुख्य कारक के बारे में पूछा गया है। आकृतिकरण है, पुनर्बलन है, बहिर्गम है या फिर स्वतः आपूर्ति है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पुनर्बलन। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कारक है वो पुनर्बलन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया है? इंपोर्टेंट है, यहाँ पर बताना है जो स्वास्थ्य का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? हर्जबर्ग के द्वारा, फायड द्वारा, हल द्वारा या फिर थॉर्नडाइक द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा हर्जबर्ग द्वारा स्वास्थ्य का सिद्धांत दिया गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ किसने कहा है? वाटसन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, क्रेच व क्रेचफील्ड ने कहा है या फिर थॉर्नडाइक ने कहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ स्किनर द्वारा कहा गया कि प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? सोरेनसन ने कहा है, हरलॉक ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है या फिर वाटसन ने कहा है? इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है वो सोरेन्स द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। कौन सी जन्मजात या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन या फिर काम। तो राइट आंसर होगा उपलब्धि की आवश्यकता, ये जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती है। भूख, प्यास, यौन या काम ये तीनों ही जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरक प्रेरणा देता है? उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक या फिर स्वीकृति प्रेरक? यहाँ पर स्वीकृत कार्य करने हेतु पूछा गया है, तो राइट आंसर स्वीकृति प्रेरक ही होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन है? शेफर है, गेट्स एवं अन्य है, ब्लेयर एवं अन्य है या फिर मसेल है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा गेट्स व अन्य यहाँ परिभाषा देने वाले हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? यहाँ पर आपको जिज्ञासा का संबंध बताना है। मैकडूगल के अनुसार भय से हैं, घृणा से हैं, आश्चर्य से हैं या फिर भूख से हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा आश्चर्य से। जो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है, इसका संबंध आश्चर्य संवेग से है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह किसके द्वारा कहा गया? मैकडूगल के, कर्ट लेविन द्वारा, फ्रायड द्वारा या फिर स्किनर द्वारा? तो राइट आंसर होगा मैकडूगल के द्वारा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह मैकडूगल द्वारा कहा गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है इन चारों विकल्पों में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत या फिर नींद? तो सरल सा प्रश्न है, भूख, प्यास और नींद ये तीनों ही जन्मजात प्रेरक है। यहाँ पर आदत जन्मजात प्रेरक नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। प्रोत्साहन का सिद्धांत आपको बताना है। स्किनर ने दिया है, वोल्फ एवं कॉफमैन ने दिया है, वैलेंटाइन ने दिया है या फिर वाटसन ने दिया है? तो राइट आंसर होगा हमारा वोल्फ एवं कॉफमैन ने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है। क्या है दोस्तों? ये सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है या फिर प्राकृतिक प्रेरक है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो पुरस्कार एवं दंड है दोस्तों, ये कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति में दो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, उनके नाम क्या है? देखिए यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। फ्रायड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है? तो दो प्रकार की। अब आपको यहाँ पर बताना है कि उनके नाम क्या है। स्नेह प्रेम है, जीवन मूलक गृह मूलक है, जीवन मूलक और वृत्त मूलक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर उनके नाम जीवन मूलक और वृत्त मूलक है। याद रखिएगा, फ्रायड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है जिसके नाम जीवन मूलक और वृत्त मूलक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए हैं? इम्पोर्टेंट हैं, 1, 2, 3 या फिर 4? तो राइट आंसर होगा हमारा 4। जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए। कौन कौन से? उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। ये 4 घटक जॉन पी डिसेको ने बताए हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या फिर गृह कार्य पूर्ण करना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात व अर्जित होती है या फिर इनमें से सभी होती है? तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा जन्मजात। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो जन्मजात होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के प्रकार बताए हैं। कितने आवश्यकता के प्रकार बताए हैं अब्राहम मास्लो ने? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 4, 5, 6 या फिर 7? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा
5। याद रखिएगा, जो अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के प्रकार बताए हैं वो 5 प्रकार के बताए। कौन कौन से? सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह व संबंधता की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये 5 प्रकार की आवश्यकता बताई है अब्राहम मास्लो द्वारा। तो उन पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? यहाँ पर जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में पूछा गया है। निंद्रा, खेल, प्रशंसा या फिर क्रोध। तो राइट आंसर होगा हमारा निंद्रा। निंद्रा दोस्तों ये जन्मजात अभिप्रेरक होता है। खेल, प्रशंसा और क्रोध ये तीनों ही जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया है? यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अभिप्रेरणा के प्रकार गेरेट द्वारा कितने प्रकार के बताए हैं। तो मैंने वहां पर आपको बताया था 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? उसके बारे में भी आपको बताया था। दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये 3 प्रकार के अभिप्रेरणा बताई है गेरेट द्वारा और यही इसका आंसर होगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जितने भी मैंने आपको प्रकार बताए हैं उन सभी को याद कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता का, भौतिक संरचना का, वातावरण का या फिर जन्मजात का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भौतिक संरचना का। जो अभिप्रेरणा पर भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है। आवश्यकता, वातावरण और जन्मजात इन तीनों का ही प्रभाव पड़ता है अभिप्रेरणा पर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार शवेगो का प्रकार नहीं है। यहाँ पर कौन सा शवेगो का प्रकार नहीं है? गिलफोर्ड के अनुसार आपको बताना है प्राथमिक, द्वितीय, कृत्रिम या फिर नवीन। तो राइट आंसर होगा हमारा नवीन। नवीन गिलफोर्ड के अनुसार शवेगो का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, आपको बताना है जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है। प्यास, निंद्रा, भूख या फिर रुचि। तो राइट आंसर होगा हमारा रुचि। प्यास, निंद्रा और भूख ये तीनों ही जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। रुचि जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं? क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, प्रवाहिता कहते हैं, संवेदना कहते हैं या फिर अभिप्रेरणा कहते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा अभिप्रेरणा। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहते हैं। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, क्रिया को, यहाँ पर क्रिया लिखा हुआ है, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है कौन सी है? अधिगम है, अभिप्रेरणा है, संतुलन है या फिर सृजन है? तो राइट आंसर होगा हमारा अभिप्रेरणा। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है वो अभिप्रेरणा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो अभिप्रेरणा के 60 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।